नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक विश्व इतिहास में पूर्वी पर्सन क्रीमिया का युद्ध और बर्लिन समझौते का अध्ययन करेंगे, जिसके तहत हम उद्देश्य, प्रस्तावना, ग्रीस का स्वतंत्रता संग्राम, क्रीमिया का युद्ध, जेरूसलम की समस्या, तुर्की और रूस का युद्ध, क्रीमिया युद्ध के परिणाम जिसमें तुर्की पर प्रभाव, रूस पर प्रभाव, इंग्लैंड पर प्रभाव, फ्रांस पर प्रभाव, सार्डिनिया पर प्रभाव, क्रीमिया युद्ध का महत्व, पेरिस संधि के उपरांत की गतिविधियां, बर्लिन सम्मेलन 1878, सॉरी बर्लिन समझौता, सॉरी बर्लिन समझौते का मूल्यांकन, सारांश, अभ्यास अभ्यासात प्रश्न आदि के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसके तहत है प्रस्तावना। प्राय 11वीं सदी ईस्वी के प्रारंभ से ही सेल्जुक तुर्कों ने तुर्की साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ कर दिया था। इस्लाम धर्म के अनुयायी इन तुर्कों ने 11वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में पूरी रोमन साम्राज्य को पराजित कर यूरोपीय राज्यों को चुनौती दे डाली थी। 1453 ईस्वी का वर्ष इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इस वर्ष में तुर्कों ने पूरी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर वहां से वृहद मात्रा में लोगों को यूरोप के विभिन्न भागों में पलायन करने के लिए विवश कर दिया था। अब यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप का एक बड़ा हिस्सा तुर्कों के आधिपत्य में आ गया था। इस साम्राज्य में अब पूर्वी यूरोप के बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, यूनान, रोमानिया, अल्बानिया जैसे भूभाग शामिल थे। इस साम्राज्य में अब पूर्वी यूरोप के बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, यूनान, रोमानिया, अल्बानिया जैसे भूभाग सम्मिलित थे। कालांतर में साम्राज्य में भी वे सब लक्षण उत्पन्न होने लगे जो प्राय विशाल साम्राज्यों के पतन के लिए उत्तरदायी होते हैं। 18वीं सदी ईस्वी के आरंभ से ही तुर्की साम्राज्य भी पतनोन्मुख हो गया। तुर्की साम्राज्य के पतन के परिणाम स्वरूप जो समस्या उत्पन्न हुई वे यूरोपीय इतिहास में पूर्वी समस्या के नाम से जाने जाती है। यानी कि तुर्की साम्राज्य ओटोमन साम्राज्य की पतन के परिणाम स्वरूप जो समस्या उत्पन्न हुई वे यूरोपीय इतिहास में पूर्वी समस्या के नाम से जानी जाती है। 18वीं सदी राष्ट्रवाद, जनतंत्रवाद एवं उदारवाद का युग था। ऐसे में बाल्कन प्रायद्वीप भी फ्रांस की राज्य क्रांति के प्रभाव में अछूता न रह पाया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों में बाल्कन राज्यों की सीमा तक आंदोलन आंदोलित किया कि वे अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील हो गए और अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेक बार तुर्की के सुल्तानों के विरुद्ध विद्रोह किया। वस्तुतः पूर्वी पर्सन यूरोप से धीरे धीरे समाप्त होते हुए तुर्की साम्राज्य के रिक्त स्थान की पूर्ति की समस्या थी। वस्तुतः पूर्वी पर्सन यूरोप से धीरे धीरे समाप्त होते हुए तुर्की साम्राज्य के रिक्त स्थान की पूर्ति की समस्या थी। इस समस्या का मूल कारण यह था कि तुर्की की आंतरिक अव्यवस्था, अराजकता और अस्थिर राजनीतिक स्थिति ने यूरोपीय देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और यूरोप के इन राज्यों ने, जिनमें ऑस्ट्रिया, रूस, इंग्लैंड एवं फ्रांस सम्मिलित थे, अपने अपने स्वार्थों से प्रेरित होकर तुर्की के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। साम्राज्य विस्तार
की लालसा से रूस तुर्की में अपने प्रभाव को विस्तारित करना चाहता था। रूस तुर्की को यूरोप का एक बीमार व्यक्ति मानता था, यानी कि सिक मैन ऑफ यूरोप तुर्की को माना जाता है। रूस तुर्की को यूरोप का एक बीमार व्यक्ति मानता था और उसका यूरोप की शक्तियों के मध्य विभाजन करना चाहता था। रूस का घोर प्रतिद्वंदी ऑस्ट्रिया था, जो तुर्की में अपने प्रभाव को स्थापित करना चाहता था। रूस का घोर विरोधी रूस तो तुर्की को बीमार आदमी मानता था, और रूस का घोर प्रतिद्वंदी ऑस्ट्रिया था, जो तुर्की में अपने प्रभाव को स्थापित करना चाहता था। इंग्लैंड ने तो तुर्की को कभी यूरोप का एक बीमार व्यक्ति मानता था, और न ही वह तुर्की साम्राज्य के विघटन का पक्षपाती था। इंग्लैंड वस्तुतः अपने पूर्वी साम्राज्य भारत, बर्मा इत्यादि की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली एवं संगठित तुर्की के पक्ष में था। एतदर्थ यदि कोई देश अपना प्रभुत्व तुर्की में बढ़ाने का प्रयास करता तो इंग्लैंड उसका विरोध करता। अतः इसी प्रकार के राजनीतिक स्वार्थों ने यूरोप के विभिन्न देशों को पूर्वी पर्सन के संबंध में एक दूसरे का विरोधी बना दिया। यानी कि ये थी तुर्की की समस्या। अब ग्रीस का स्वतंत्रता संग्राम। ग्रीस, जिसे हम वर्तमान में यूनान कहते हैं, उसका स्वतंत्रता संग्राम सॉरी तुर्की साम्राज्य के यूरोपीय भूभाग में अनेक प्रजातियां थी, जो धर्म, रीति रिवाज, जाति इत्यादि विविध कारणों से तुर्कों से भिन्न थी। पूर्व काल में ये प्रजातियां शक्तिशाली तुर्की साम्राज्य में तुर्कों के अत्याचारी शासन एवं शोषण के फलस्वरूप दबी कुचली रही, किंतु तुर्की साम्राज्य के क्षीण होते ही और फ्रांस की क्रांति से उद्बुद्ध मानवतावादी विचारों के फलस्वरूप उनमें भी अपनी दयनीय अवस्था से उबरने एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के विचारों का तेजी से प्रचार हुआ। वीना कांग्रेस के उपरांत बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रीयता की लहर द्रुत गति से विस्तारित हुई। अब ग्रीक प्रजाति को अपनी स्वतंत्रता चुभने लगी थी। ये तुर्की के अत्याचारपूर्ण शासन से मुक्त होकर प्राचीन ग्रीक के गौरव को पुनः प्रतिष्ठित करने की योजना बनाने लगे। ग्रीक नेताओं की योजना इस क्षेत्र की समस्त ईसाई प्रजातियों को तुर्कों के विरुद्ध विद्रोह करवाने की थी, किंतु उसकी यह योजना असफल हो गई। इसी काल में सर्बिया में स्वतंत्रता हेतु संघर्ष चल रहा था। अतः ग्रीक लोगों ने भी 1821 ईस्वी में अपने स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा दिया। स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ अल्बानिया में जनीना के सूबेदार के विद्रोह से हुआ, जिससे प्रभावित होकर मोल्डेविया में भी विद्रोह हो गया। लेकिन विद्रोह शीघ्र ही कुचल दिए गए और विद्रोहियों को रूस की सहायता नहीं मिल पाई। इस काल में मूरिया इजियन सागर के द्वीपों में अनेक विद्रोह हुए। विद्रोहियों के पास यद्यपि सुसंगठित सैन्य शक्ति का अभाव था, तथापि उनमें राष्ट्रीयता का उदात रंगे लहरें मार रही थी। विद्रोह के जोश में विद्रोहियों ने अनेक बार नैतिकता की सीमा का उल्लंघन किया। इसी क्रम में मोरिया में लगभग 25,000 मुसलमानों का कत्लेआम ग्रीक विद्रोहियों के माथे में एक कलंक था। इस विद्रोह को कुचलने के लिए तुर्कों ने मिस्र की सहायता ली। मिस्र की सेना ने इब्राहिम पाशा के नेतृत्व में विद्रोह का कठोरता से दमन कर दिया और हजारों ईसाइयों को मौत के घाट उतार कर स्त्रियों और बच्चों को दास बनाकर बेच दिया। इब्राहिम के अत्याचारों ने यूरोपीय राज्यों को विचलित कर दिया। 1827 ईस्वी से ही ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम ने एक नया आयाम ले लिया था। ग्रीक की समस्या के हल के लिए रूस, फ्रांस और इंग्लैंड ने 1827 में लंदन में एक संधि की, जिसके अंतर्गत ग्रीक को तुर्की साम्राज्य के अधीन ही एक स्वशासित राज्य बनाने का संकल्प लिया गया और इसी संदर्भ में एक प्रपत्र तैयार कर
उसे तुर्की के सुल्तान को स्वीकार करने के लिए उस पर दबाव डाला गया। यद्यपि सॉरी सुल्तान ने प्रारंभ में प्रस्तावित योजना को अस्वीकार कर लिया, जिस कारण मित्र देशों का संयुक्त जंगी बेड़ा तुरंत युद्ध के लिए निकल पड़ा। दोनों पक्षों के बीच नेवोरिनो का युद्ध लड़ा गया, जिसमें तुर्की को निर्णायक रूप से पराजित कर 1400 सितंबर 1829 ईस्वी में एड्रियानापोल की संधि हेतु विवश किया गया। नेवोरिनो का युद्ध 14 सितंबर 1800 एड्रियानोपोल की संधि। इस संधि के अनुसार 22 मार्च 1829 ईस्वी की लंदन को पूर्व संधि के आधार पर तुर्की के अधीन ग्रीक स्वायत्तशासी राज्य का निर्माण होना था, किंतु ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस एवं स्वयं ग्रीक नेताओं के मतभेदों के कारण यह प्रश्न उलझता रहा और अंततोगत्वा 1833 ईस्वी में राजकुमार ऑटो ने स्वतंत्र ग्रीस के प्रथम शासक के रूप में ग्रीस में प्रवेश किया। किंतु ग्रीस की स्वतंत्रता के बावजूद भी सभी ग्रीक स्वतंत्र न हो सके। क्रीट, लेगनास, उत्तरी एजियन, आयोनियन द्वीप समूह, एपिरस और थेसली में रहने वाले हजारों ग्रीक नवनिर्मित राज्य से बाहर ही रह गए थे। यूरोपीय इतिहास में पूर्वी समस्या के बार बार उठने का सर्वप्रथम कारण यह था कि यूरोप के सभी प्रमुख देश एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते थे। रूस के अनुसार तुर्की एक बीमार आदमी था और उसके मरने से पूर्व ही बंटवारे के विषय में विचार कर लेना श्रेयस्कर था। इंग्लैंड इस बीमार व्यक्ति का इलाज कर उसे शक्तिशाली बनाने कर अपने भारतीय राज्य की रक्षा करना चाहता था। ऑस्ट्रिया प्रारंभ में तुर्की में किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के विरुद्ध था। लेकिन ये सभी राज्य एक दूसरे के प्रति शंकालु थे और इनके स्वार्थों के कारण ही इस प्रश्न ने एक जटिल समस्या का रूप ग्रहण कर लिया था। नेक्स्ट है क्रीमिया का युद्ध। 1841 से 1852 तक पूर्वी यूरोप में राजनीतिक वातावरण शांत बना रहा। तुर्की के सुल्तान अब्दुल मजीद ने इस स्थिति का लाभ उठाकर अपनी सेना, शिक्षा तथा स्थानीय शासन में अनेक प्रकार के सुधारों को क्रियान्वित किया, लेकिन उसके सुधारों के प्रयासों ने कट्टर मौलवी वर्ग को असंतुष्ट कर दिया और ग्रीक चर्च और कैथोलिकों की समस्याओं ने उसकी स्थिति अत्यंत कमजोर कर दी। ये क्रीमिया का युद्ध है। क्रीमिया युद्ध के लिए उत्तरदायी कारणों का अधोलिखित क्रम में समझा जा सकता है कि क्रीमिया का युद्ध क्यों हुआ, उसके पीछे कौन कौन से कारण थे। जेरूसलम की समस्या। जेरूसलम ईसाइयों का पवित्र स्थान था और इस धर्मस्थली के संरक्षण का दायित्व तुर्की के सुल्तान सुलेमान ने 1535 ईस्वी में ही कैथोलिक पादरियों को सौंप दिया था। 1740 ईस्वी की एक संधि द्वारा कैथोलिक पादरियों की रक्षा का भार फ्रांस पर और ग्रीक पादरियों की रक्षा का भार रूस को सौंप दिया। 1740 ईस्वी की एक संधि द्वारा कैथोलिक पादरियों की रक्षा का भार फ्रांस पर और ग्रीक पादरियों की रक्षा का भार रूस को सौंप दिया गया था। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी के समय से ही फ्रांस ने इस मामले में रुचि लेना बंद कर दिया और इस अवसर का लाभ उठाकर ग्रीक चर्च के पादरियों ने रोमन चर्च के विशेषाधिकारों का हनन करना प्रारंभ कर दिया। फ्रांस अपनी आंतरिक समस्याओं के कारण इस मामले की ओर ध्यान न दे सका। 1830 ईस्वी में फ्रांस के राष्ट्रपति लुई नेपोलियन ने जेरूसलम की समस्या के प्रति उग्र नीति अपनानी प्रारंभ की और इसी सिलसिले में तुर्की के सुल्तान को कैथोलिक पादरियों के पुराने अधिकार लौटाने को लिखा।
लुई नेपोलियन का यह मानना था कि उसके इस कृत्य से फ्रांस का गौरव पुनः प्रतिष्ठित हो सकेगा, और यदि इस प्रयास में उसे रूस के साथ संघर्ष करना पड़ता तो वह फ्रांस की 1812 ईस्वी की पराजय और 1840 ईस्वी की संधि के राष्ट्रीय अपमान का बदला ले सकेगा। इतिहासकारों का मानना है कि इस समस्या का झगड़ा मुख्यतः ये था कि अपनी धार्मिक गर्भगृह ग्रेटो में प्रवेश के लिए बेथलहेम के चर्च के मुख्य द्वारों की चाबी तथा वेदी के दरवाजों में से एक की चाबी कैथोलिक पादरियों के पास रहे या नहीं रहे, तथा पूजा स्थान में फ्रांस का राज्य चिन्ह रखा जाए या नहीं। ऑस्ट्रिया, स्पेन, पुर्तगाल जैसे कैथोलिक राज्यों ने फ्रांस की मांग का समर्थन किया, जबकि रूस के जार ने ग्रीक पादरियों के अधिकारों को यथावत बनाए रखने के लिए तुर्की के सुल्तान को पत्र लिखा। तुर्की फ्रांस एवं रूस दोनों को ही असंतुष्ट नहीं करना चाहता था, अतः उसने फ्रांस के राजदूत को पत्र लिखकर कैथोलिक पादरियों के अधिकारों को वापस देने का आश्वासन दिया। साथ ही जेरूसलम को के ग्रीक चर्च के अध्यक्ष को भी एक पत्र भेजा, जिसमें ग्रीक पादरियों के अधिकारों की मान्यता दी गई। वास्तव में व्यावहारिक रूप से तुर्की के सुल्तान ने फ्रांस की मांग को ही स्वीकार किया था। इस स्थिति में रूस के जार ने 1853 ईस्वी में अपने पुत्र को तुर्की में विशेष दूत बनाकर भेजा। यानी कि इस स्थिति में रूस के जार ने 1853 ईस्वी में अपने पुत्र को तुर्की में विशेष दूत बनाकर भेजा, जिसने अत्यंत अभिमान से सुल्तान के समक्ष ये मांग रखी कि तुर्की साम्राज्य की संपूर्ण ईसाई प्रजा पर रूसी संरक्षण स्वीकार किया जाए। सुल्तान रूसी राजकुमार के व्यवहार से नाराज हो गया और उसने इंग्लैंड के राजदूत की सलाह पर इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया और रूस की मांग को दो भागों में बांटकर उसके एक भाग को स्वीकार कर उसने दूसरे भाग को ठुकरा दिया। तुर्की सुल्तान के निर्णय से रूसी राजदूत अत्यधिक क्रोधित हुआ और कुस्तुनतुनिया को छोड़कर चला गया। शीघ्र ही रूसी सेनाओं ने प्रुत नदी पार करके मोल्डेविया और वालेसिया, जिन दोनों को मिलाकर रोमानिया बनाया गया था, पर अधिकार कर लिया और तुर्की पर उसकी मांगों को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया गया। ऐसी स्थिति में युद्ध रोकने के उद्देश्य से ऑस्ट्रिया ने इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और प्रसा के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन जुलाई 1853 में वियना में बुलाया, जिन्होंने मिलकर एक नोट तैयार किया जिसे वियना नोट कहा गया। किंतु इसका भी कोई परिणाम नहीं निकल पाया। तुर्की और रूस का युद्ध। इंग्लैंड और फ्रांस का समर्थन पाकर तुर्की ने अक्टूबर 1853 में रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तुर्की के समर्थन में इंग्लैंड तथा फ्रांस का संयुक्त समुद्री बेड़ा डार्डेनेल्स के जलडमरू मध्य में उतर गया। यानी कि तुर्की के समर्थन में इंग्लैंड और फ्रांस का संयुक्त समुद्री बेड़ा डार्डेनल्स के जलडमरू में उतर गया। मार्च 1854 में इंग्लैंड तथा फ्रांस ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। मार्च 1854 में इंग्लैंड तथा फ्रांस ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यह युद्ध मुख्यतः रूस के दक्षिणी प्रायद्वीप में क्रीमिया के स्थान पर लड़ा गया था। यह युद्ध मुख्यतः रूस का जो दक्षिणी प्रायद्वीप है उसके क्रीमिया नामक स्थान पर लड़ा गया था। रूस के जार निकोलस प्रथम ने जिन उद्देश्यों से प्रेरित होकर इस युद्ध को प्रारंभ किया था, वह उन्हें प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका। उसे अनेक मोर्चों पर पराजय का सामना करना पड़ा। सेबस्टोपोल के घेरे के बाद उसने यह अनुभव कर लिया था कि वह युद्ध को अब अधिक समय तक नहीं जारी रखेगा। सेबस्टोपोल के घेरे के बाद उसने यह अनुभव कर लिया था कि वह युद्ध को अब अधिक समय तक नहीं जारी रख सकेगा। इसी समय 2 मार्च 1855 में जार निकोलस प्रथम की मृत्यु हो गई
2 मार्च 1855 को जार निकोलस प्रथम की मृत्यु हो गई तथा उसके उत्तराधिकारी जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने मित्र देशों के साथ 30 मार्च 1855 को पेरिस की संधि कर ली। क्रीमिया युद्ध के परिणाम। अब इस युद्ध के क्या क्या परिणाम निकले। क्रीमिया का युद्ध यूरोपीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। इसके अनेक तात्कालिक एवं दूरगामी परिणाम हुए। नंबर 1 है तुर्की पर प्रभाव। इस युद्ध के उपरांत पेरिस की संधि द्वारा तुर्की को नया जीवन मिला। तुर्की की ईसाई प्रजा पर रूस का संरक्षण का प्रश्न समाप्त हो गया। यूरोपीय शक्तियों ने तुर्की की स्वतंत्रता तथा क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने का वचन भी दिया था। नेक्स्ट है रूस पर प्रभाव। इस संधि के रूस पर प्रभाव। इस संधि के फलस्वरूप रूस का अत्यधिक मानमर्दन हुआ और यूरोप में उसके प्रसार को रोक दिया। क्रीमिया की पराजय ने रूस के निरंकुश शासन तंत्र की कमजोरी एवं अकुशलता को स्पष्ट कर दिया और सुधार की आवश्यकता की ओर उसका ध्यानाकर्षण किया। यही कारण है कि 1861 के उपरांत में अनेक सुधार दृष्टिगोचर होते रहे। नेक्स्ट है इंग्लैंड पर प्रभाव। इंग्लैंड क्रीमिया युद्ध का विजेता था, किंतु इस युद्ध में उसे भारी आर्थिक बोझ एवं सैनिकों की क्षति वहन करनी पड़ी, जबकि युद्ध के उपरांत उसे 1 इंच भी भूमि का लाभ नहीं उठा हुआ। लेकिन यह स्पष्ट है कि इंग्लैंड ने ऑटोमन साम्राज्य की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा के लिए जिन उद्देश्यों से इस युद्ध में भाग लिया था, वह उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हुआ। फ्रांस पर प्रभाव। फ्रांस भी क्रीमिया युद्ध का विजेता था। इस विजय ने नेपोलियन तृतीय की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर 4 चांद लगा दिए थे। फ्रांस का महत्व भी इस युद्ध में के उपरांत बढ़ गया था। पेरिस अब यूरोपीय राजनीति का केंद्र समझा जाने लगा था। सार्डिनिया पर प्रभाव। सार्डिनिया भी इस युद्ध का विजेता था। इस युद्ध में भाग लेने के कारण काबूल को इटली के एकीकरण की समस्या को यूरोपीय मित्र राष्ट्रों को समझाने का अवसर एवं उनका समर्थन प्राप्त करने का अवसर मिला। इसलिए इतिहासकारों का मानना है कि क्रीमिया के कीचड़ से नवीन इटली का जन्म हुआ। यानी कि क्रीमिया के युद्ध से ही इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ था। क्रीमिया के युद्ध का महत्व। क्रीमिया के युद्ध के महत्व के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। इतिहासकारों के एक वर्ग का मानना है कि यह आधुनिक युद्धों में सबसे व्यर्थ युद्ध था, जबकि दूसरे पक्ष का मत है कि यदि यह युद्ध न होता तो बाल्कन राज्य कभी स्वतंत्र न होते और कुस्तुनतुनिया पर रूसी अधिकार हो जाता। वस्तुतः क्रीमिया युद्ध के पश्चात एक नए युग का प्रादुर्भाव हुआ। इस युद्ध के उपरांत बाल्कन प्रायद्वीप में राष्ट्रीयता की लहर फैली और शीघ्र ही मोल्डेविया एवं वालेसिया ने संयुक्त होकर स्वतंत्र रोमानिया का निर्माण किया। यानी पिछले क्लास में हमने देखा था कि रोमानिया का निर्माण मोल्डेविया एवं वालेसिया के संयुक्त रूप से हुआ था। आधुनिक वैज्ञानिक संसाधनों के अभाव में लड़ा जाने वाला यह अंतिम बड़ा युद्ध था। आधुनिक वैज्ञानिक संसाधनों के अभाव में लड़ा जाने वाला क्रीमिया का युद्ध अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में ऐतिहासिक दृष्टि से इंग्लैंड और फ्रांस पहली बार मित्र राज्यों की भांति एक दूसरे के सहयोग हेतु सम्मिलित हुए। इसके उपरांत भी सदैव दोनों देश युद्ध के मैदान में मित्र के रूप में सम्मिलित रहे। इस युद्ध के दौरान ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने मामलों की अत्यधिक सेवा शुश्रूषा की थी, घायलों की अत्यधिक सेवा शुश्रूषा की थी और उसी की प्रेरणा से 1864 में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस नामक संस्था का जन्म हुआ था। यानी कि क्रीमिया युद्ध के जो घायल थे उनकी सेवा शुश्रूषा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने की थी और उसकी प्रेरणा से ही 1864 में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस नामक संस्था का जन्म हुआ। पेरिस संधि के उपरांत की गतिविधियां।
पेरिस की संधि के उपरांत रूस की दक्षिण की ओर प्रगति अवरुद्ध हो गई थी और तुर्की को नवजीवन प्राप्त हुआ था। मित्र राष्ट्रों को आशा थी कि अब तुर्की का सुल्तान अपनी ईसाई प्रजा को संतुष्ट करने का प्रयास करेगा और तुर्की की गणना अन्य प्रगतिशील राष्ट्रों के बीच होने लगेगी। परंतु सुल्तान ने युद्ध के दौरान दिए गए अपने वचनों का अनुपालन नहीं किया और तुर्की में रहने वाली गैर तुर्की जातियों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। रूस का प्रभाव अब पुनः बाल्कन प्रदेश में तेजी से बढ़ने लगा, जिससे इंग्लैंड के मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ कि रूस शीघ्र ही कुस्तुनतुनिया पर अपना अधिकार स्थापित कर लेगा। 1877 ईस्वी में रूस और तुर्की के मध्य हुए युद्ध का जन्म 3 मार्च 1878 ईस्वी की सेंट स्टीफेनो की संधि से हुआ। यह संधि रूस की महान कूटनीतिक विजय थी। इस संधि द्वारा तुर्की का राज्य थ्रेस, सालोनिका, थेसली, एपिरस, अल्बानिया और सर्बिया तथा मांटेनिग्रो के बीच छोटे से भूभाग तक सीमित रह गया था। इस संधि से रूस ने क्रीमिया युद्ध द्वारा अपने राष्ट्रीय अपमान को प्रक्षालित कर डाला था। सेन स्टीफेनो की संधि से ऑस्ट्रिया को कोई लाभ नहीं हुआ, अपितु बोस्निया और हर्जेगोविना के प्रदेश उसे न देकर इस संधि में उसके हितों की पूर्णतः अवहेलना की गई थी। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री डिज़रेली ऑस्ट्रिया के प्रति सहानुभूति रखता था, जिसके कारण इंग्लैंड मित्र राष्ट्रों के सम्मेलन में सेन स्टीफेनो की संधि पर पुनर्विचार कराए जाने के पक्ष में था। रूस संधि पर पुनर्विचार का इच्छुक नहीं था। इस प्रश्न पर शीघ्र कोई निर्णय नहीं लिया जा सका, लेकिन रूस ने जब माल्टा द्वीप में सेना भेजने की योजना बनाई, तब इंग्लैंड ने भी तुरंत युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी। इस समय ऑस्ट्रिया, बोस्निया और हर्जेगोविना की समस्या के समाधान में व्यस्त था। अतः रूस को इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रिया से सहमत होकर सेन स्टीफेनो की संधि को पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत करने के लिए वचनबद्ध होना पड़ा। बर्लिन सम्मेलन 1878 जुलाई 1878 ईस्वी में बर्लिन में आयोजित सम्मेलन में इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जुलाई 1878 में बर्लिन में इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी आदि के प्रतिनिधियों ने यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने 13 जुलाई 1878 ईस्वी को बर्लिन संधि पर हस्ताक्षर किए। बर्लिन संधि कई अर्थों में संसार की अन्य संधियों से भिन्न थी, क्योंकि प्रत्येक अवसर पर संधि से पूर्व कोई न कोई युद्ध लड़ा गया था, जबकि इस संधि से पूर्व कोई युद्ध नहीं लड़ा गया था। वरन सेन स्टीफेनो की संधि हुई थी और इस संधि पर पुनर्विचार कर उसे रद्द कर नवीन संधि लागू करना इस सम्मेलन का उद्देश्य था। बर्लिन समझौता। बर्लिन समझौते के अंतर्गत निम्नलिखित संधि की प्रमुख धाराएं थी। इस समझौते के अंतर्गत बल्गेरिया को 3 भागों में विभाजित कर दिया था। इस विभाजन में बल्गेरिया के मुख्य भाग को, जहां बहुत बड़ी संख्या में बल्गोरियंस थे, बल्गेरिया से पूरी तरह से अलग कर उसे स्वतंत्र कर दिया गया। यद्यपि उसे तुर्की का अधीनस्थ बना दिया गया। दूसरा भाग रोमेलिया का बनाया गया और यहाँ एक ईसाई गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। तीसरा भाग मेसिडोनिया को बनाया गया और उसे तुर्की के संरक्षण में रखा गया। इस संधि में बृहत्तर बल्गेरिया के स्वपन को भंग कर दिया गया। इस संधि द्वारा सर्बिया, मांटेनिग्रो तथा रोमानिया को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। बोस्निया और हर्जेगोविना के प्रदेशों को नाम मात्र के लिए टर्की के नियंत्रण में रखा गया, जबकि इनके प्रशासन का अधिकार ऑस्ट्रिया को प्रदान किया गया। रूस को बेसारेबिया का प्रदेश दिया गया। उसे बातूम, कार्स और आर्मेनिया भी प्रदान किए गए। एक अन्य संधि के कारण इंग्लैंड को साइप्रस का द्वीप प्राप्त हुआ। यह भी निर्णय हुआ कि साइप्रस उस समय तक इंग्लैंड का अधिकार रहेगा जब तक कि रूस बातूम और कार्स पर अपना प्रभाव बनाए रख सकेगा।
साइप्रस की अतिरिक्त आय पर इटली का अधिकार होगा, जिससे वे अपने एशियाई साम्राज्य के सुधार पर व्यय करेगा। इंग्लैंड ने तुर्की साम्राज्य की सुरक्षा का वचन दिया। तुर्की ने यह वचन दिया कि वे अपने साम्राज्य की गैर तुर्की प्रजा को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता देगा तथा क्रीट, साइप्रस, थेस्ले, मैसिडोनिया और अल्बानिया आदि प्रदेशों में सुधार कार्य करेगा। बर्लिन समझौते का मूल्यांकन। इस समझौते ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। सर्बिया, मोंटेनिग्रो और रोमानिया के राज्यों को तुर्की से अलग कर दिया गया। सर्बिया, मोंटेनिग्रो, रोमानिया के राज्यों को तुर्की से अलग कर दिया गया और बल्गेरिया पर भी तुर्की का नाम मात्र का नियंत्रण रह गया। समझौते के निर्माण में राजनीतिज्ञों ने केवल अपने देशों के हितों का विशेष ध्यान रखा और तुर्की साम्राज्य के बंटवारे द्वारा रूस को बेसारेबिया, ऑस्ट्रिया को बोस्निया और हर्जेगोविना तथा इंग्लैंड को साइप्रस देते समय केवल लूट के सिद्धांत का पालन किया गया। इस समझौते में राष्ट्रवाद के सिद्धांत की पूर्ण अवहेलना की गई। बल्गेरिया का विघटन इसी तथ्य को प्रमाणित करता है। विभिन्न राज्यों ने एक दूसरे के साथ संयोजन में सजातीयता के सिद्धांत की भी घोर उपेक्षा की। इसलिए इस समझौते के फलस्वरूप बल्गेरिया, सर्बिया, यूनान, मैसिडोनिया आदि सभी असंतुष्ट ही रहे। इस समझौते द्वारा मैसिडोनिया को तुर्कों के अत्याचारपूर्ण शासन के अधीन किया गया, जो एक महान भूल मानी गई, क्योंकि कालांतर में मैसिडोनिया की समस्या बाल्कन युद्ध के विस्फोट के लिए उत्तरदायी बनी थी। बोस्निया और हर्जेगोविना के प्रशासन का उत्तरदायित्व ऑस्ट्रिया को सौंपना भी समझौते की एक बड़ी भूल मानी जाती है। भविष्य में बोस्निया और हर्जेगोविना का प्रश्न ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण बना, जिसमें अंततः प्रथम महायुद्ध का श्री गणेश कर दिया। बर्लिन सम्मेलन का आयोजन मुख्यतः रूस की शक्ति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन इस उद्देश्य को प्राप्त न किया जा सका, क्योंकि बेसारबिया प्रदेश प्राप्त हो जाने के कारण रूस अब काला सागर में अपने जहाजों के लंगर डाल सकता था। इस समझौते के संदर्भ में इंग्लैंड की नीति अत्यधिक अस्पष्ट एवं अनिश्चित रही थी। समझौते में उसने स्वयं को तुर्की की सुरक्षा का वचन दिया था, किंतु जब तुर्की पर रूस का आक्रमण हुआ तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। स्पष्ट है कि बर्लिन समझौते ने सभी संबंधित राज्यों को असंतुष्ट कर दिया था और कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि इस समझौते में भावी युद्ध के बीज सन्निहित थे। यदि बर्लिन सम्मेलन के राजनीतिज्ञों ने तनिक से भी बुद्धिमानी और चतुराई से कार्य किया होता तो 1912-13 के बाल्कन युद्ध तथा 1914 ईस्वी के प्रथम विश्व युद्ध के विस्फोट को रोका जा सकता था। यानी कि यदि बर्लिन सम्मेलन में राजनीतिज्ञों ने तनिक से भी बुद्धिमानी और चतुराई से कार्य किया होता तो 1912-13 के बाल्कन युद्ध तथा 1914 का प्रथम विश्व युद्ध के विस्फोट को रोका जा सकता था। सारांश। पूरी प्रश्न यूरोप से सने सने समाप्त होते हुए तुर्की साम्राज्य के रिक्त स्थान की पूर्ति की समस्या थी। तुर्की की आंतरिक अव्यवस्था, अराजकता और परिवर्तनशील राजनीतिक स्थिति ने यूरोप के देशों का ध्यान आकर्षित किया और अपने अपने स्वार्थों के कारण ऑस्ट्रिया, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस इत्यादि ने तुर्की साम्राज्य की बंदरबाट हेतु राजनीतिक चालें चलनी प्रारंभ की। इसी क्रम में क्रीमिया का युद्ध हुआ, जिसे इतिहासकारों के एक वर्ग ने निरर्थक युद्ध की संज्ञा दी। सैन स्टीफनो की संधि को निरस्त करने के लिए बर्लिन सम्मेलन के अंतर्गत बर्लिन समझौता लागू किया गया, जिससे संबंधित सभी देशों को असंतुष्ट कर दिया। इस प्रकार हमने पूर्वी समस्या के तहत क्रीमिया का युद्ध और बर्लिन संधि के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। निश्चय ही एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।